जी, तो सबसे पहले क्योंकि शांत प्रकाश जाटव जी हमारे साथ मौजूद है और मैं चाहूंगी कि आप ही मेरी समस्या का हल करें। मेरा सर चकरा रहा है जाटव जी, इतने सारे सहयोग देकर मैं सच में असमंजस में पड़ गई। अब क्योंकि ज्यादा इत्तेफाक आप ही की पार्टी के साथ होते हैं और आपके पक्ष में होते हैं, तो आप पहले मुझे समझाइए कि ये सहयोग कहाँ से आ रहा है। जी देखिए, जिस तरीके से ये चंडीगढ़ में महापौर का चुनाव हुआ और उसमें जिस तरीके से भी स्थितियां बनी और उन स्थितियों के बाद में दूसरे पक्ष ने कोर्ट का सहारा लिया। पहले तो उस वक्त में ये लोग वही शोर मचा रहे थे, उस वक्त भी हम टीवी डिबेट पर थे, तो हमने भी ये कहा था कि अगर आपको लगता है कि वहां पर कुछ ऐसा महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है तो कोर्ट का सहारा लेना चाहिए। और कोर्ट में गए, वहां से आज जो निर्णय हुआ है वो स्वागत है उसका निर्णय का। और जो भी निर्णय है फिलहाल जो निर्णय हुआ है उसका स्वागत है। और आगे भी हम इस प्रकार से ही न्याय प्रक्रिया जो है उसका सम्मान करते रहें, ऐसा मन का एक भाव होना चाहिए। इसमें आप एक चीज को समझना होगा कि किसी प्रकार का भारतीय जनता पार्टी का जो पॉलिटिकल मतलब किसी तरीके का कोई प्रेशर या दबाव अगर होता तो ये सारी प्रक्रिया बहुत लंबी चली जाती, मगर इसको तुरंत और बहुत जल्द चूंकि इस पर निर्णय हुआ है, यही आज वर्तमान में जो देश में जो न्याय प्रक्रिया जो है चल रही है मोदी जी के इसमें काल में, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। और जहाँ भी कुछ गलत होता है यही तरीका है और इसको सम्मान करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। इसके साथ जाटव जी आपके पास मैं अगले सवाल के लिए आऊं, उससे पहले मैं केजरीवाल जी की एक छोटी सी क्लिप आपको दिखा रही हूं जो कि इस फैसले के बाद सामने आई है। पहले आप उस क्लिप सुन लीजिए। 10 बाई 10 किलोमीटर का एक छोटा सा शहर है, मेयर का चुनाव था, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी चंडीगढ़ के चुनाव में वोटों की चोरी करते हुए पकड़ी गई, रंगे हाथों पकड़ी गई। दोस्तों, इनकी किस्मत खराब थी, तो दोस्तों चंडीगढ़ में ये पकड़े गए, रंगे हाथों वीडियो के ऊपर पकड़े गए, वीडियो के ऊपर। 10 बाई 10 किलोमीटर का एक छोटा सा शहर है, मेयर का चुनाव था। तो जाटव जी आपने सुना। अब इसी से जुड़ा एक छोटा सा सवाल पूछ रही हूँ आपसे। ऐसा क्यों होता है कि आपको यहाँ पर केजरीवाल या आम आदमी पार्टी चोर चोर कहकर पुकार रही है? भाई अब फैसला दिया है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने, हालांकि अब तो पता चल रहा है वो गलत था, लेकिन दे दिया किसी की भी तरफ। आप ही की तरफ कैसे दे दिया? बीजेपी की तरफ हमेशा पक्ष पे फैसला कैसे जाता है? बाद में स्वागत हो जाए। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने आज जिस तरीके से अभी आपने क्लिप दिखाई, मैं समझता हूँ अब तो इनको न्याय प्रक्रिया जो है उसके ऊपर भरोसा हो गया होगा। और इसी भरोसे के आधार पर इनके पास में जो ईडी समन भेज रहा है, इनको वहां पर भी जाकर के अपनी छवि को स्पष्ट कर देना चाहिए। क्योंकि देखो, न्याय प्रक्रिया जो है वो सब जगह एक जैसी है। और ये जिस तरीके से भाग रहे हैं दिल्ली में शराब घोटाले से, इनको अब वहां जाकर के ईडी के समक्ष सारी बात रखनी चाहिए। और जो इनके मंत्री इनके न उपस्थित होने के कारण से जेल में बंद है और बाहर निकल के आ पा रहे, उनको भी निकाल करके लाना चाहिए। इनको भरोसा करना चाहिए ये जो देश है वो मोदी जी के जो सुशासन में चल रहा है, और इनको भी इस चीज का इनको परिणाम भी मिल गया। आज इनको ये खुश भी है और न्याय प्रक्रिया का जो है ये सम्मान भी कर रहे हैं। इसी तरीके से ईडी का भी सम्मान करें। ठीक है, वैसे सुझाव आपने अच्छा दिया जाटव जी। एक सुझाव मैं भी दूं, या तो ये भरोसा कर ले न्याय प्रक्रिया पे, या फिर बीजेपी ज्वाइन कर ले केजरीवाल, तब भी सारे ईडी के समन हट जाएंगे। खैर, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नहीं, यहाँ पर मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। यहाँ पर मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। ठीक है, बात पूरी कर लीजिए आप, उसके बाद आप नेता के पास जाऊंगे। हाँ, मैं यहाँ पर इस बात के साथ में सहमत नहीं हूँ आपकी। ये उनके आने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और उनको हम बुला करके हम शांति से काम कर रहे हैं देश के लिए।
तो वो अपना वहां पे न्याय प्रक्रिया को पालन करें जो ईडी उनको बुला रही है। जिस तरीके से चंडीगढ़ में इन्होंने वहां पर जीत हासिल की, उस तरीके से दिल्ली में भी शराब घोटाला जो हुआ है उसमें ईडी इनका बहुत रिक्वेस्ट कर रही है, इनको बुला रही है, सम्मान दे रही है, उसका भी सम्मान करें। चलिए ठीक है, तो विषयांतर है ईडी के कार्यशैली पर तो हम करते रहते हैं। जाटव जी, आपसे मैं जितना यहाँ पर एक न्यूट्रल होने की कोशिश कर रही हूँ या फिर कैलकुलेटिव ना होने की कोशिश कर रही हूँ, आप मेरे को अभी खोजी बुद्धि, क्राइम बुद्धि कुछ भी कह दीजिए, पर मैं समझ नहीं पा रही कि अगर एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो कि पहले कुछ साल पहले तक बीजेपी से ताल्लुक रखता हो, जो इस बार चुनाव के वक्त में 8 वोट्स को इनवैलिड घोषित करते, मतलब 40% वोट इनवैलिड, मैंने तो ऐसा कभी सुना भी नहीं मेयर चुनाव के वक्त में। तो आपको क्या लगता है किसी भी मॉरल ग्राउंड पे किसी भी तरह से कैसे बीजेपी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है? आखिर में स्वागत तो कर लीजिएगा। नहीं, देखिए आज जो निर्णय हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें अभी ये निर्णय नहीं हुआ, अभी जांच है। अभी क्या नाम है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है उसको अपना पक्ष भी रखना है कि मैटर है क्या। अगर तब तक जो है ये आम आदमी पार्टी के महापौर जो है वो सेकंड रनर अप जो है उनको वहां पर महापौर बना दिया गया। साथ ही साथ जो जिस तरीके से इनके 3 पार्षद कल भाजपा में शामिल हुए हैं, उसके बाद में ये फिर दोबारा अल्पमत में आ गए। अभी जो है 3 पार्षद भाजपा में आने के बाद में आखिर में सब कुछ जोड़ तोड़ की राजनीति बच चुकी है। हालांकि आप क्योंकि कह रहे हैं, शायद आपको पूरी जानकारी नहीं है चंद्रचूड़ साहब की और प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह की बात हो चुकी है और एक बार फिर से जमकर फटकार लग चुकी है। खैर, यहाँ पे इस्माइली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, सर एक छोटी सी टिप्पणी दीजिएगा, उसके बाद फिर से जाटव जी पे आऊंगी। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी के कैंडिडेट को वहां पर मेयर घोषित कर दिया है। अभी जांच जारी नहीं है, वो घोषित हो गए हैं और ये उन्होंने जो पिछला चुनाव था वो उसको वैलिड माना है, जो 8 वोट उन्होंने कैंसिल किया उसको इनवैलिड माना है, तो वहां पर ऑलरेडी उन्होंने कर दिया है। तो आप देखिए कि जैसे सच की जीत हुई है। इतने छोटे चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ी चोरी कर सकती है तो बड़े चुनाव में क्या क्या करती होगी, ये देश ने सवाल पूछना चाहिए। मेरा ये कहना है। कुछ कहना चाह रहे हैं, जवाब दीजिए जाटव जी। मगर महापौर जब सदन में जाएंगे उनके सामने फिर अविश्वास आएगा, जब अविश्वास प्रस्ताव रखा जाएगा तो फिर दोबारा बहुमत साबित होगा। उस वक्त में क्या करें? चीज है सर, नहीं, पार्षद के चुनाव में नहीं होता ये, तो फिर जो जिस नियम की बात करें। ठीक है एडवोकेट साहब से मैं पूछूंगी इस बारे में, अभी एडवोकेट साहब से पूछेंगे कि इस चीज का क्या हल निकले। पर क्योंकि जाटव जी शायद आप इस बात से अभी तक इस बात को नहीं जानते थे, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर चंद्रचूड़ साहब की और अनिल मसीह की बात हो चुकी है। उनको अपना पक्ष रखने का मौका मिला। चंद्रचूड़ साहब ने उनको पूछा कि भाई आपको जो बैलेट पेपर खराब करने का किसने दिया? उन्होंने कहा कि जो अवैध थे मैं उनको टिक कर रहा था। ये भी पूछा गया कि आपको पेपर में टिक करने का हक किसने दिया? बात हो गई, जांच हो गई सर, और घोषित भी हो गया। ठीक है, तो उस पर तो ठीक है, उसके ऊपर जो भी कोर्ट ने निर्णय दिया उस पर निर्णय के आधार पर आज घोषित किया ना, क्या नाम है, महापौर को। मगर चूंकि वर्तमान में स्थिति क्या है, वर्तमान में वो अल्पमत में आ चुके हैं और दोबारा जो है ना जिसका मत रखे जाएंगे तो उस वक्त में देखते हैं किस तरीके से जो है ना महापौर रुक पाएंगे, वो किस प्रकार से काम कर पाएंगे। मतलब यहाँ पर आपको नियमों की याद आ गई और अभी जो ये सारी चीजें दिख रही थी, जो हम बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र सब जगह नियम चलेंगे, सब जगह नियम का पालन हो रहा है, सब जगह नियम का पालन हो रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट ने पालन था, देखिए जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया, प्रिसाइडिंग ऑफिसर वोट घोषित कर देता है इनवैलिड। आपके जो मंत्री हैं वो मेयर साहब को यूं जबरदस्ती लाकर कुर्सी पे बैठाते हैं कि अरे बैठिए, जबरदस्ती बैठिए। खुद सोनकर साहब कंफर्टेबल नहीं थे कुर्सी में बैठने के लिए, वो कह रहे हो क्या गया, वो कह रहे हैं जी बैठिए। जवाब दे दिया हमारे मसीहा ने। इस प्रकार की बात का मेरे पास में कोई जवाब नहीं है, ना ही इस प्रकार की बात टीवी पर जो है हम करना चाहिए। हम तो ये है कि आंकड़े क्या कहते हैं, आंकड़े ये कहते हैं कि पहले जो थी बात उस पर कोर्ट ने निर्णय दिया,
अभी महापौर जो है आम आदमी पार्टी के बन गए हैं। कल वो सदन में जाएंगे। सदन में जाने के बाद में अपना बहुमत वहां पर जब देखेंगे कि 3 पार्षद उनके कम है, तो स्वाभाविक बात है कि अल्पमत का जो महापौर जो है उसको काम जो है कहाँ को दोबारा चुनाव होगा, दोबारा जो है ना उनको मतलब अपना बहुमत से साबित करना होगा। तब देखते क्या होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर फिरोज जी के पास जाऊंगी। फिरोज जी, आपको क्या लगता है, मुझको जो ये वीडियो मैं अभी कि अभी जो कॉन्सिक्वेंस पार्टी और कांग्रेस की पार्टी के क्यों गया, और अगर जिससे मैं सवाल ले लूं, जाटव जी मान लेते हैं कि बीजेपी बस गलत फंस गई, बस ये वक्त गलत था और पक्ष में आप बस एक साइन कर देंगे, तो मेरा लोकतंत्र पे क्या भरोसा रह गया? नहीं, भरोसा तो मैं इस चीज पे भी नहीं करती फिरोज जी, भरोसा मैं इस चीज पे भी नहीं करती हूँ कि मैंने कोई सरकार बनाई हो, आखिर में जोड़ तोड़ के वो कुछ और ही हो जाए। लेकिन चलिए वो भी समझ आता है, लोकतंत्र के अंदर है ऐसे टेम्परिंग। ये बात एक बहुत बहुत गहराई से और बहुत संजीदगी और एक्सट्रीमली बहुत ही डीप कंसर्न होकर के सोचना पड़ेगा कि आज तो ये बैलेट पेपर थे इसलिए पकड़े गए। ईवीएम में तो एक है, अगर आप वन टाइम सेटिंग करेंगे एक टाइम तो ठीक है। एक बार जाटव जी से मैं सवाल ले लूं। जाटव जी मान लेते हैं कि बीजेपी बस गलत फंस गई, बस ये वक्त गलत था और पक्ष में आपके सुना दिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने, बीजेपी गलत फंस गई। लेकिन क्योंकि अब चुनाव सर पर हैं जाटव जी, तो आप जनता को इस वक्त भरोसा कैसे दिलाएंगे कि जो ये संसदीय लोग हैं, जो कि ये सरकारी लोग हैं, आप इन पे भरोसा बनाए रखिए, आप लोकतंत्र पे भरोसा बनाए रखिए। देखिए, बार बार हम एक ही बात कह रहे हैं कि जो मेयर का जो चुनाव हुआ है उसमें जो भी कुछ हुआ घटनाक्रम वो गलत हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर अपना निर्णय दे दिया है। वो गलत है, ठीक है, हम कोर्ट का पालन, उसके जो उन्होंने आदेश दिया उसका पालन करते हैं, पालन करना भी चाहिए। आप जिम्मेदारी लेते हैं? किस चीज की जिम्मेवारी लेनी है? जो बैलेट पेपर टेम्परिंग हुई है, क्या आप जिम्मेदारी? हाँ, तो बैलेट पेपर जिसने टेम्पर किए वो जवाब दे और जिसने पकड़ा है उन्होंने जो है ना उसको कैंसिल कर दिया। इसमें जिम्मेवारी किस चीज की है? तो आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से क्या है, जो इनको यहाँ पर हाँ, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हाँ ना में जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं पूरा वक्त दूंगी आपको। मैं क्यों दूं हाँ ना में? जब आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने सही किया या गलत किया है, सुप्रीम कोर्ट को क्या समझ में आया, उन्होंने उसको समझ करके निर्णय दे दिया है। अब वहाँ पर जो महापौर पहले जिसको, आपके हिसाब से, मेरा हिसाब कुछ नहीं, पॉइंट से उनको बर्खास्त होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मेरा हिसाब कुछ नहीं है। जो नियम है जांच के बाद में जो भी नियम है उसका पालन होना चाहिए और वो पालन हो रहा है, क्योंकि आज देश में वो स्थिति नहीं है जो 1971 में इंदिरा गांधी जो 20,000 वोट से हारने के बावजूद जबरदस्ती मुख्य प्रधानमंत्री बनी और उसके बाद में हालात ये हुए कि राजनारायण जो है उनको जो कोर्ट जाना पड़ा और कोर्ट जाने के बाद में जब इंदिरा गांधी को हटाया गया तो 1975 में उन्होंने इमरजेंसी लगा दी और देश को काला कानून में झोंक दिया। तो वो वाली नहीं हो रही है यहाँ पर, तो तुरंत निर्णय लिया गया। सुन ले मेरी बात, अरे मेरी बात तो सुन ले, क्यों एकदम भाग रही है आप? पूरी बात सुनिए तो उस वक्त, हाँ मेरी बात, हाँ तो मेरी बात पूरी सुन, पूरी बात हो गई क्या? आपने जो है ना एकदम उस तरफ जा रही है। आपने उस वक्त में आप पलट गए। आपको मैं पूरा 1, 2, 5 कहिए 5 मिनट दे रही हूँ। पहले आप इतना बताइए कि आप यहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बर्खास्त होने के पक्ष में है या नहीं? सुनो, पॉइंट तो आप धारा 370 पे भी देते हैं, इस पे भी पॉइंट। मेरी बात सुनो, हाँ मेरी बात सुनो जी। मैं बता रहा हूँ कि जिस तरीके से पहले न्याय हुआ करते थे, पहले जिस तरीके से अन्याय हुआ करते थे, आज वो स्थिति नहीं है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता यहाँ पे बोल रहे हैं कि देश गर्त में जा रहा, देश जो है गर्त में नहीं जा रहा है। यहाँ पर आज सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त है और किसी भी सूरत में कहीं भी कुछ गलत नहीं हो रहा है। देश में सब कुछ ठीक हो रहा है। कहीं भी कोई गलत करेगा, चाहे कोई भी हो, भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो, गलत हुआ है तो गलत को गलत कहा जाएगा और उसका निर्णय भी तुरंत लिया जाएगा। इसमें कोई बच नहीं सकता।
जिस तरीके से 1984 में सिख जलाए गए और उसकी पहली FIR 1991 में हुई, ये होता था एक टाइम में जिस वक्त में कांग्रेस का शासन हुआ करता था। 7 साल 3000 से ज्यादा लोगों को जला दिया गया, उन लोगों की FIR 91 में हुई, वो होता था अन्याय। आज की डेट में कोई भी कहीं गलत होता है उसके ऊपर तुरंत निर्णय होता है, और अगर ये डिक्टेटरशिप वाली बात होती तो कोई कोर्ट में चला जाए कुछ नहीं हो सकता था, मगर आज हर चीज पारदर्शी है, क्रिस्टल क्लियर है, हर किसी को न्याय मिल रहा है और हर व्यक्ति जो न्याय को पा रहा है वो खुश है। ठीक है, आप अब मत कहिएगा मैंने आपकी बात नहीं सुनी जाटव जी, मैंने आपकी बात बहुत इत्मीनान से सुनी। मेरा सवाल आपसे अभी भी वही है, बस आप इतना बताइए कि आप इनके बर्खास्त होने के पक्ष में है या नहीं, क्योंकि देखिए व्यू पॉइंट सबका हो सकता है। फिरोज साहब सरकार के नहीं है, उनका भी व्यू पॉइंट हो सकता है। यहाँ पे इस्माइली साहब दूसरी पार्टी के हैं, मैं यहाँ मीडिया की हूँ, सबका व्यू पॉइंट है। अब तक मैं भी कोई व्यू पॉइंट नहीं दे रही थी जब तक सुप्रीम कोर्ट का बयान नहीं आया था। मेरी नजर में तो गलत है वो। आप बोलिए कि क्या प्रिसाइडिंग ऑफिसर को यहाँ पर बर्खास्त होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हाँ या ना? जिसने गलत किया है उसको सजा भुगतनी होगी, और जहां पर सुप्रीम कोर्ट का दखल हो गया है, जांच के उपरांत जो होगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जांच तो हो गई जाटव जी। नहीं, अभी तो होनी है। अभी प्राइमा फेसी, अभी शुरू में वो इनवैलिड वोट जो थे वैलिड करार दिए गए, बाकी अभी सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना है। क्या नाम है इसने, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उन्होंने। चलिए कोई बात नहीं। इस्माइली साहब, कोर्ट ने उसको जजमेंट दे दिया है। अच्छा जाटव जी कुछ कहना चाहेंगे आप? एक संक्षिप्त टिप्पणी दे दीजिए। अशोक चौहान, हाँ मैं बता देता हूँ, अशोक चौहान जो है उनके ऊपर FIR भी हुई थी, वो कोर्ट भी गए और कोर्ट से वो बरी भी हुए, आपको जानकारी दे दूं। और जब इंसान बरी हो जाता है तो स्वाभाविक बात है कि उसको अपराधी नहीं कहा जाता, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। और दूसरा, जिस तरीके से आपने दूसरा बात कही, क्या नाम है, कमलनाथ जी की, तो कमलनाथ जी आएंगे नहीं आएंगे वो उनका अपना पर्सनल मैटर है, इसमें कहीं कोई वो जो भी आना चाहता है बेदाग और राष्ट्र के लिए काम करने वाले जो लोग हैं उनका स्वागत है। ये नहीं है कि आप अपराधी हैं और अपराधी होने के साथ में आप भाजपा में आ जाएंगे और फिर आपके जो काले कारनामे वो छिप जाएंगे। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ ही हम हैं। भ्रष्टाचार करने वाले को किसी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। आप अपने आम आदमी पार्टी के जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं उनको समन का सम्मान करने के लिए कहो और वो जाएं और ईडी के समक्ष जाकर के अपनी बात को साबित करके, और जो बेचारे वहां पे इनके मंत्री बंद हैं उनको छुड़ा करके लेकर के आए। सीधी सी बात है। हालांकि जाटव जी बड़ी आयरनिकल बात है, आप अपराधी और इन सब चीजों के बारे में कह रहे थे। खैर, क्योंकि आपने मेरे साथ एक सवाल उठाया था, 2002 के दंगों की बात की थी कि आपने बिल्किस बानो के जो अपराधी हैं उनको न्याय दिलवा दिया। जाटव जी क्या हुआ उसमें बताएं? क्या उनके अपराधियों को यहाँ पर न्याय मिल गया? क्या हुआ उसमें बतलाएं ना, आप बताएं। बिल्किस बानो के अपराध नहीं, आप बताएं, आपको क्या मालूम है? क्या वो रिहा नहीं हुए? क्या वो वापस जेल में नहीं गए? और अभी क्या उनको नहीं, अभी वो वापस जेल में है या नहीं? अभी वो वापस जेल में है या नहीं? क्या अब तक मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि कितनी निर्ममता के साथ बिल्किस बानो के साथ गलत हरकत की गई, ओछी हरकत की गई, क्या अब तक कुछ नहीं होना चाहिए था? मुझे ये बताएं, बिल्किस बानो के जिन लोगों को छोड़ा गया था, क्या इस वक्त में वो बाहर है या अंदर? तो छोड़ा क्यों गया था? आप कोर्ट से पूछो ना। यहाँ पर क्या ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा था क्या? बिल्कुल सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छोड़ी थी, कोर्ट ने नहीं छोड़ा था। कोर्ट ने तो कन्विक्ट किया था। ठीक है, फिर देखिए सुने मेरी बात, कोर्ट तमाम, मैं बताता हूँ तमाम समय पर अपराधियों को छोड़ने का, उनके कैरेक्टर के आधार पर छोड़ने की व्यवस्था बंद होती है, क्योंकि वो अपने समय, जितना समय की जेल होती है उन लोगों को, उसके उस पीरियड में अगर उनका व्यवहार ठीक होता है तो उनको छूट दी जाती है। और चूंकि वो छूट पे वो छूट उन्होंने भी ली, उसके बाद वो जब बाहर आए तो जब दिखाई दिया कि इस पर शायद कहीं कुछ कमी है तो फिर वापस वो दोबारा जेल में। सही बात है। नहीं, ये बात सही कह रहे हैं जाटव जी। सही भी होता है। हाँ। अगर
किसी को कन्विक्ट करना है, किसी को छोड़ना है, वो कोर्ट का काम है। हालांकि इनकाउंटर करना, शूट एट साइड करना, बुलडोजर चलाना, ये पार्टी के अपने हाथ में होता है। यहाँ पर फिरोज जी कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद समापन की तरफ ले जाऊंगी। देखिए रूप से कोई आऊंगी जाटव जी, आप पे आऊंगी, अभी आपकी टिप्पणी के लिए आऊंगी। तो घर का निर्माण हो रखा है, वहां पे बुलडोजर चलता है। ये किसी का घर अगर दुरुस्त बना हुआ है, उस पर चलाने के लिए बुलडोजर नहीं है। जिसने गलत और अवैध और जो चला हो बुलडोजर चलता है, इसलिए ये बुलडोजर का जो जुमला है उससे बाहर निकले आप लोग। अरे एक व्यक्ति ने गलत किया हो, पूरे परिवार को सजा दे देंगे। जब तक वो प्रूफ भी नहीं हुआ, उससे पहले ही बुलडोजर से काम कर देंगे। घर का निर्माण हो रखा है, गलत निर्माण हो रखा है, तो गलत निर्माण को तोड़ा जाएगा, बुलडोजर से ही तोड़ा जाएगा। और वो सिर्फ गलत निर्माण के आधार पर तोड़ रहे हैं। कह देना, एक बात ये कह देना कि अगर उस व्यक्ति ने नहीं तो उसकी वजह से छोड़ दिया जाएगा क्या? अगर वो व्यक्ति जिसने अपराध किया है और मालूम पड़ गया कि जिस घर में वो रह रहा है वो मकान भी अवैध है, तो सबसे पहले मकान तो दुरुस्त कर दे उसका, उसे तो कर ही देंगे दुरुस्त। और अगर वो जांच के अधीन हो मामला, जैसे कि आप इस पूरे मामले को कह रहे हैं कि अभी भी और जांच होनी है, अभी भी और जांच होनी है, तब भी पहले ही कर दे। नहीं होता, अवैध तो जांच के बाद ही होता है, अवैध तो जांच के बाद ही होता है। और अवैध निर्माणों को ही तो ठीक है, आप मान रहे हैं ना ये पूरे चीज अवैध है जिस पर आज हम डिस्कस कर रहे हैं? प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सारे काम अवैध थे, मान रहे हैं? मुझे क्या मालूम, ये तो कोर्ट बताएगा, वो जांच करने के बाद बताएगा। फिरोज जी क्या कहेंगे आप? मुझे हंसी आ रही है इस वक्त, मुझे हंसी आ रही है, दो दोहरी चीजें मैं सुन पा रही हूँ इस वक्त। नहीं बात है, ये तो पूरी जग जाहिर है कि बिल्किस बानो में एक तो ये क्या है कि इनके अपराधी जो खास तौर से एक पार्टी से जुड़े हुए होते हैं, इनके अपराधियों के खिलाफ ना पुलिस एक्शन लेती है और ना कोई कार्रवाई करती है, ना एफआईआर रजिस्टर करती है। यहाँ तक कि इनके मिनिस्टर सब भी ऐसे जो हैं जिन्होंने स्लोगन्स लगाए हैं, जिनके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर तक नहीं किया, और एक जज ने अगर अपना ऑर्डर रिजर्व रखा तो रात में उसको ट्रांसफर कर दिया गया। और जानते हैं चंडीगढ़ उनको ट्रांसफर कर दिया गया था, ये सब सभी जानते हैं, ताकि वो जजमेंट में वो उन पे एफआईआर करना ऑर्डर कर दें। तो इस तरह की सारी चीजें, और जब कोर्ट कन्विक्ट कर देती है तो उसको ये लोग छोड़ देते हैं, और छोड़ते ही नहीं है, बल्कि जब वो निकलते हैं तो उसको माला पहनाते हैं और मिठाई बांटते हैं और मिठाई खिलाते हैं। ये तो बिल्कुल। तो ये चीजें तो बिल्कुल सामने, ये कौन सी सोसाइटी लाना चाहते हैं, कौन सा देश में क्या नाम है एक सोशल सिस्टम लाना चाहते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दूसरी चीज कि इनके सभी लोग कहते हैं कि अब तो वो पार्टी वॉशिंग लोग, अजीत आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर जो अजीत पवार थे उनके खिलाफ दुनिया भर का एलिगेशन था, यही लोग एलिगेशन लगा रहे थे, यही सारे केसेस कर रहे थे, ईडी रोज बुला रहा था, और जैसे वो उनको बीजेपी में शिफ्ट किए वो सारा चीज उनका धुल गया, वॉशिंग मशीन से बाहर हो गए, साफ हो गया। उसी तरह से आपको आसाम के चीफ मिनिस्टर, बंगाल में कई ऐसे मिनिस्टर्स, तो आप ये देखिए कि ये जो ईडी का जो बात करते हैं, ईडी अपने आप में ऐसा ये हो गया कि पब्लिक को, पूरे हिंदुस्तान के पब्लिक को भरोसा उठ गया है कि ईडी और सीबीआई का एकदम से भरोसा उठ गया है कि साहब ये, और आज यही नहीं, आज ये हाल हो गया है कि आप ईडी को, भाई क्या ऐसा बात है कि ईडी में एक ऑफिसर को आप कंटिन्यू कर रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद भी एक्सटेंशन, क्या और भी हिंदुस्तान में कोई ऑफिसर उस लायक नहीं है? बिल्कुल। क्या उसकी सीनियोरिटी का कोई क्राइटेरिया नहीं है? तो ये चीजें जो है सुप्रीम कोर्ट को अल्टीमेटली इंटरफेयर करना पड़ा और ईडी के उसको चीफ को हटाना पड़ा। तो ऐसे हालात में आप देखिए, क्या ईडी पे भरोसा किया जा सकता है? क्या लोगों को, पब्लिक का, ये तो एक पावर करप्ट्स अ पर्सन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। ये चीजें आप इतना बड़ा पीएम फंड की बात करते हैं, पीएम केयर फंड की बात करते हैं, जबकि पहले पीएम रिलीफ फंड थी, आप उसको सीएजी से बाहर कर दिया, आपने राइट टू इन्फॉर्मेशन से बाहर कर दिया। ट्रांसपेरेंसी कहाँ है? पैसा कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, किसको पता है? ये तो बिल्कुल अजीब सी बात, इमरजेंसी से भी ज्यादा खराब हालत हो गया है कि आप सरकार से पूछ नहीं सकते हैं अब तो। जाटव जी, आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी मैं। अभी आपने कहा था कि जो बेदाग होगा वही आएगा बीजेपी के अंदर, पर ये दाग लगाने वाले तो बीजेपी ही थे जो कह रहे थे अजीत पवार यहाँ पर करप्ट हैं। अब वॉशिंग मशीन में धुल आए या फिर थोड़ा नजर कमजोर हो गई है बीजेपी की?
देखिए, मैं आपको पहले भी बोला हूँ इसी डिबेट में, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अजीत पवार या इन्होंने जो भी नाम लिए, हेमंत विश्व शर्मा, किसी के ऊपर भी कोई एफआईआर नहीं है। एफआईआर होती है जो राहुल गांधी जी के ऊपर है, सोनिया जी के ऊपर है, और वो दोनों जमानत पे छूटे हुए हैं। इसको कहते हैं ये दोनों के दोनों जो है, ये कहीं ना कहीं जो है अपनी जान बचाने के लिए घूम रहे हैं। इन्होंने अपराध किया है, इसलिए जमानत पर छूटे हुए हैं। इनको ऐसे ही नहीं छोड़ दिया गया है। तो आप अच्छी तरह समझ लें कि राहुल गांधी और अजीत पवार, ये क्या नाम है, सोनिया जी के ऊपर जो मामला है, और अजीत पवार और हेमंत विश्व शर्मा, इन दोनों के ऊपर कहीं कोई मामला दर्ज नहीं है। दोनों में ये फर्क है। नहीं था तो बीजेपी अजीत पवार, ये दोनों में फर्क है। पार्टी के अंदर नहीं थे तब क्यों उन पे लांछन लगा रही थी? आगे कोई प्रश्न नहीं बनता। केवल मैंने बताया कि दोनों के अपराध, दोनों की कैटेगरी मैंने आपको बता दी। राहुल जी जमानत पर छूटे हुए हैं। क्या अजीत पवार और हेमंत विश्व शर्मा, उन पर कोई मामला दर्ज है? क्या वो जमानत पर छूटे हुए हैं? आप दोनों किस श्रेणी के हैं, ये आप अपने आप अंदाजा लगा लो। ठीक है, मैं समझ गई। एक मिनट चलिए, मैं जाटो से एक चीज पूछना चाहता हूँ जी। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश पे कई सैकड़ों केस थे, दर्जनों केस थे। चीफ मिनिस्टर बनते ही सारे केस उन्होंने अपना विड्रॉ करा दिया स्टेट। अन्याय क्या अन्याय नहीं है? क्या ये न्याय है? यानी आप अगर पावर में हैं तो कोई भी एफआईआर को विड्रॉ करा लीजिए, कहीं एफआईआर हुआ ही नहीं, और दूसरे पार्टीज के ऊपर एफआईआर कीजिए। जाटव जी, सीधा सवाल है इनका, लास्ट सवाल रखेंगे, उसके बाद मैं समापन की तरफ ले जाऊंगी। इस्माइली साहब की आखिर में प्रतिक्रिया लूंगी। सीधी बात कह रहे हैं, आपके बताइए क्या बेहतर है, जिस पर केस चल रहे हैं वो, या फिर जो पार्टी में सत्ता में आने के बाद केस हटवा दे अपने से वो? ऐसे नहीं हटते हैं। अगर ऐसे हटते होते तो आज मेयर का जो चुनाव हुआ है, उस मेयर का जो निर्णय हुआ है, इसको भी हटवा लेते। मगर इस तरीके से नहीं होता जिस तरीके से आप समझ रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के हमारे अधिवक्ता फिरोज अहमद जी अच्छी तरह जानते हैं कि जिस प्रकार के राजनीतिक मामले उनके ऊपर दर्ज थे, वो सारे मामले जो है कोर्ट ने फैसला दे दिए। तो यहाँ पर देखिए, जो भ्रष्टाचार के मामले, किसने दिया? फिर किसने दिया? या वो अभी भी उस अपराध की श्रेणी में है? और अगर है तो आप उनके ऊपर मामला दर्ज करें। जो एफआईआर होते हैं वो स्टेट केस होता है, और स्टेट अपने आप विड्रॉ कर सकता है, और स्टेट ने विड्रॉ किया, कोर्ट ने नहीं किया। ठीक है, हाँ ठीक है, वो अगर विड्रॉ कर लिया दोबारा उठवा दें, अगर आपको लगता है कि वाकई उस श्रेणी के थे। ये तो स्टेट गवर्नमेंट ही, ये तो स्टेट लागू करेगी ना दोबारा। बड़े अपराध किए हुए लोग हैं, उसको आप ये जो है ना राजनीतिक पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं, उस पर आप उसके साथ जोड़ रहे हैं। आप देखो ना, नेशनल हेराल्ड जिसमें हजारों करोड़ रुपए का गबन हुआ है, उसे भ्रष्टाचार कहते हैं। उस पर एफआईआर पर जो है राहुल जी और उनकी माता जी सोनिया जी, कोई साबित नहीं कर पाए, एफआईआर ही कर पाए, साबित नहीं कर पाए अभी तक। नहीं है, सुब्रमण्यम स्वामी ने डाला है, हमारा मामला नहीं है और हमारा कोई मतलब नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी ने डाला है, और राहुल जी और सोनिया जी जो है उसमें उनसे ये लड़ रहे हैं, कोर्ट में लड़ रहे हैं। और मैं जाटव जी एक बहुत बड़ा मिसाल आपको दे रहा हूँ, और मैं अरे सहमत जी, सुने, अपराधी कहते हैं जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव जी चारा घोटाले में जेल में बंद है, इसको अपराध कहते हैं। जाटव जी ऐसा है, माफ कीजिएगा, रोक रही हूँ आप दोनों को, माफ कीजिएगा, अच्छा सा शायद चल रहा था पर माफ कीजिएगा। जाटव जी, एक छोटी सी नसीहत देती हूँ आपको और मुझको उतना कानून नहीं आता है जितना फिरोज साहब जानते हैं, और आपको शायद मुझसे ज्यादा ही बेहतर कानून जानते हो आप। लेकिन ये बात सच है कि अगर स्टेट ने एक बार विड्रॉ कर लिया तो वो लागू स्टेट के हाथ में ऐसी उठा के नहीं हो सकता, और कुछ आवाज उठा दो तो ईडी पीछे पड़ जाए। क्या नहीं, आप मेरे बारे में जानती हैं? जो आप मेरे को यहाँ सर्टिफिकेट दे रही है कि मैं किससे क्या ज्यादा जानता हूँ, क्या नहीं ज्यादा जानता। मैं कैसी बात कर रहे हैं सर? अगर एक डॉक्टर ज्यादा ही तो जानेगा ना सर्जरी। ये भाषा, इस पर मैं नहीं, इस भाषा पर मैं, आप गलत कह रहे हैं सर। मैंने आपको कहा कि आप मुझसे बेहतर कानून जानते हैं, लेकिन आप उनसे बेहतर कानून नहीं जानते, और मुझे कोई परहेज नहीं है ये बोलने में। आप गलत नहीं, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते। स्टेट विड्रॉ कर चुका है, वापस कर दो एफआईआर।
अरे कानून तो ऐसे नहीं बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं, सब जानता हूं मैं। और तमाम विड्रॉल होती है और दोबारा जो है ना वो कानून वो दर्ज किए जाते हैं मामले। अभी आप विड्रॉ कर लिया, अगर स्टेट ने अगर जाटव जी, ये आप सीआरपीसी का प्रोविजन देखिए, आईपीसी का प्रोविजन देखिए। आप जब स्टेट में जो कंप्लेंट केस होते, जो एफआईआर होते हैं, वो स्टेट वर्सेस होते हैं, और स्टेट अगर विड्रॉ कर लेता है तो स्टेट विड्रॉ करने के बाद क्या स्टेट दोबारा लागू करे केस दर्ज करेगा? आप जो है, आप मैं एक और मिसाल देता हूं। आप एक बहुत बड़ा मिसाल है, और ये इस चीज को दबाया जा रहा है। ये कभी ना कभी ये बात खुलेगी कि जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर के खिलाफ में जो केस था पहले, और जिस केस पे जस्टिस सदाशिवम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने दूसरे कोर्ट से केस को विड्रॉ करके अपने कोर्ट में बुला करके उनको क्लीन चिट दे दिया, और वो 3 दिन के बाद जाके गवर्नर बन गए केरला के। ये क्या जुडिशरी भी का मौकरी कर रहे हैं आप लोग? ठीक है, ठीक है, ठीक है। बड़े मुद्दे यहाँ पर हमने उठाए। आखिरी टिप्पणी में इस्माइली साहब। जाटव जी, अगर आपको अपनी बात रखनी है तो आप 10 सेकंड में अपनी बात रखें। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आपको किसी तरह की ठेस नहीं पहुंचा रही हूँ, बहुत लॉजिकल बात की। हम अपमान कर रही है ना, इसको आप ईगो पे मत लीजिए। अपमान कर रही हैं ईगो पे आप नहीं, मैं क्यों नहीं लूं? मैं बहुत आदर करती हूँ, अपमान नहीं है। मैं जानती हूँ फिरोज साहब सबसे ज्यादा कानून जानते हैं, ये अपमान नहीं है। ये बात नहीं, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, ये बात नहीं ले सकते। ये हाँ नहीं, ये बात इस तरीके की टिप्पणी, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप कुछ नहीं जानती एंकरिंग में, आपसे बहुत बहुत बढ़िया एंकर हैं, तो आपको कैसा लगेगा? आप सोचिए ना, ऐसा नहीं बोलते हैं। नहीं, आपको बहुत सीखने की आवश्यकता है, आपको बहुत कुछ। सुनिए जाटव जी सुनिए यहाँ पर आप। जाटव जी, बहुत आदर के साथ, मर्यादा के साथ फर्क बता रही हूँ। आपने मुझे जो कहा और मैंने आपको जो कहा, उसमें फर्क ये है कि मैंने ये कहा कि आप मुझसे बेहतर कानून जानते होंगे, फिरोज सर से कम जानते होंगे। फर्क है सर, फर्क है। और ऐसी बात नहीं करते, कौन कितना समझदार है, कौन कितना। आप सुन तो लीजिए सर, जाटव जी सुन तो लीजिए। फर्क इतना है कि मैंने आपको कहा कि आप मुझसे बेहतर जानते होंगे, तो मैं कहीं से ईगो नहीं दिखा रही हूँ, मैं आदर करती हूँ, इसीलिए अपने से ऊपर रख रही हूँ। समझिए, आप मुझे कह सकते हैं। मुझे नहीं समझना, आप मुझे क्या समझा रही है, मुझे नहीं समझना। आप मुझे नहीं समझ पा रहे, मत समझिए, कोई बात नहीं सर। यहाँ पर इस्माइली साहब, कोई बात नहीं, आप नहीं समझना चाहते, ये मेरा हेडेक नहीं है। इस्माइली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, आप अपना आखिरी टिप्पणी दीजिए, उसके बाद कार्यक्रम को समापन की तरफ लेके जाऊंगी। मैं तो ये कहूंगा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता ये कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, असल में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त भारत हो रही है। जितने कांग्रेसी हैं वो सारे भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी ये है, अभी जो बुलडोजर की बात हुई, आप ये समझिए, मैं जाटव जी से सवाल करता हूँ, बात जी मैं जाटव जी से सवाल करता हूँ कि जो ये अवैध बता रहे हैं, सिर्फ टिप्पणी दीजिए, लास्ट कमेंट दीजिए, उसके बाद कार्यक्रम को समापन की तरफ ले जाओगे। टिप्पणी दीजिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिन अधिकारियों ने उन अवैध निर्माण को होने दिया, क्या जहाँ पर सरकार है उन अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन लेगी? बड़ा सवाल है यहाँ पर जी। बड़े सवाल यहाँ पर इस्माइली साहब ने उठाए। इसके साथ ही फिरोज सर भी यहाँ पर कानून की भाषा में हर उस तर्क संगत बात को हमारे सामने रखते रहे। हालांकि जाटव साहब ने भी जितनी तर्क संगत तरीके से हो सकता था निष्पक्ष रहने की कोशिश करी, अपना स्टैंड रखा। जाटव साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। इसके साथ इस्माइली साहब और फिरोज साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हमने पूरे कार्यक्रम को समझने की कोशिश की और कोशिश की है जानने की कि आखिर लोकतंत्र के अब क्या माने रह गए हैं। अगर चुनाव, जिसे हम कहते हैं कि सबसे बड़ा त्योहार